Yes, a very good evening to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with single entry, that is incomplete records. ये अपने लास्ट क्लास स्टार्ट कर चुके थे. इस पर एक ही क्लास हुआ था. आज इसका दूसरा क्लास है, राइट? ओके. सिंगल एंट्री यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ये कौन मेंटेन करता है? जिनको अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं होती है, या वो बिजनेस एंटिटी जिनके पास अकाउंटेंट अच्छे अकाउंटेंट नहीं है, या वे अच्छे अकाउंटेंट को रखना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. अपने को क्या करना है? इनके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है और बिजनेस एंटिटी के लिए एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. चलो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं. मिस्टर डी, अ ट्रेडर, maintains an incomplete record for his business. However, he keeps detailed record of cash and bank transaction. मिस्टर डी एक ट्रेडर है जो अपने बिजनेस के लिए सब चीजों का हिसाब किताब नहीं रखता है. He maintains an incomplete record for his business. However, he keeps detailed record of cash and bank transactions. But उसके पास cash and bank transactions का पूरा डिटेल्स रिकॉर्ड अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे में दिया हुआ है. And provides you the following summary of receipt and payments for the year ended 31st December 2020. And provides you the following summary of receipt and payment for the year ended 31st December 2020. So for the year ended 31st December 2020, receipts and payments का आपको summary दिया हुआ है. ठीक है. रिसीट्स कहां से कितना अमाउंट का हुआ है, एंड पेमेंट किधर कितने अमाउंट का हुआ है. रिसीट कहां से कितने अमाउंट का हुआ है, एंड पेमेंट किधर कितने अमाउंट का हुआ है. रिसीट एंड पेमेंट यानी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस का सारा हिसाब किताब मिस्टर डी मेंटेन करता है, तो इसलिए वो आपको रिसीट एंड पेमेंट्स जो भी हुआ है उसका एक समरी नीचे अकाउंट के फॉर्म में दिया हुआ है. लेफ्ट हैंड साइड में रिसीट्स है, राइट हैंड साइड में पेमेंट्स है. रिसीट के साइड में कैश इन हैंड ऑन 1st Jan 2020, यानी दिस इज ओपनिंग कैश इन हैंड. कैश एट बैंक ऑन 1st Jan 2020, यानी दिस इज ओपनिंग कैश एट बैंक. देन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से इतना पैसा कलेक्ट हुआ है. कैश सेल्स 70,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 60,000, प्रोप्राइटर ने 60,000 का कैपिटल और इन्वेस्ट किया है. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एंटिटी ने कहीं इन्वेस्ट किया होगा तो वहां से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है. हो सकता है कहीं पर फिक्स्ड डिपॉजिट किया होगा तो वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है. पेमेंट टू क्रेडिटर्स, देन पेमेंट के साइड में आ जाओ. पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,30,000 है. परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कब परचेज किया? 1 सितंबर 2020, 12,000 में परचेज किया. और सुनो, मिस्टर डी का ईयर एंड कब होता है? 31st December 2020 को होता है. यानी मिस्टर डी फॉलोज कैलेंडर ईयर एज द अकाउंटिंग ईयर. एंड फर्नीचर कब परचेज हुआ? 1 सितंबर 2020 को. यानी ये वाला जो फर्नीचर है वो करेंट ईयर में इन 2020 कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? ये जो फर्नीचर है जिसको 1 सितंबर 2020 में परचेज किया, ये 2020 में कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, बिकॉज 31 दिसंबर 2020 को तो ईयर एंड हो जा रहा है, तो कितना महीने के लिए यूज किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना यूज किया। फिर तो 4 महीना यूज किया तो 4 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 4 महीना यूज किया तो 4 महीना का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर सैलरीज कितना है? 28,000, जनरल एक्सपेंसेस 8,000, रेंट एंड रेट्स 15,000, ड्राइंग्स, प्रोप्राइटर का ड्राइंग्स कितना है? 36,000, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस मतलब क्या? तुरंत कैश देकर गुड्स परचेज किए 47,000, देन कैश इन हैंड ऑन 31st December 2020, कैश एट बैंक 31st December 2020। ठीक है, क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, राइट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिसीव्ड, और भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं नीचे में। दिस इज कॉल्ड additional information, this is called additional information, this is called additional information। क्या क्या additional information दिया हुआ है? रिसीट एंड पेमेंट के नीचे जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है उसको अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? सन्ड्री डेटर्स 1 जन 2020 को 1,45,000, 31 दिसंबर 2020 को 1,66,000, यानी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। फर्नीचर का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट किसमें किया था? 50,000, 50,000 किसमें इन्वेस्ट किया था? 10% बॉन्ड में। इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड इज 50,000, इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड इज 50,000, राइट। सो ओपनिंग बैलेंस भी 50,000 है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी 50,000 है, यानी करेंट ईयर में कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस इज 50,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 50,000, यानी करेंट ईयर में कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट को अपने सेल किए। पहले जितना इन्वेस्टमेंट था अभी भी उतना ही इन्वेस्टमेंट है। तो 50,000 के इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10%, 10% यानी इंटरेस्ट कितने का होगा? 50,000 इंटू 10% कितने का होगा? 5,000, 5,000, 50,000 इंटू 10% कितने का होगा? 5,000 ना। 50,000 का 10% कितने का होगा? 5,000। वही 5,000 ऊपर में भी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000। ठीक है, ओके। फिर क्या दिया हुआ है? डेटर्स एंड क्रेडिटर्स balances on 31st December 2020, डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो बैलेंस 31st December 2020 में दिया हुआ है, have been arrived at after considering discount। ये जो फिगर्स है ना 31st December 2020 का, ये फिगर्स are arrived at after considering discount allowed and discount received 9,000 and 7,000 respectively। डेटर्स को अपने क्या करते हैं? डिस्काउंट देते हैं या उनसे लेते हैं? डेटर्स को अपने डिस्काउंट देते हैं। वी अलाउ डिस्काउंट टू द डेटर्स बिकॉज डेटर्स वो लोग हैं जिनको बिजनेस ने उधार में गुड्स सेल किया, तो उनसे पैसा मिलने का है। तो पैसा जल्दी लेने के लिए बिजनेस क्या करता है? उन्हें डिस्काउंट देता है। सो डिस्काउंट अलाउड डेटर्स को दिया जाता है एंड क्रेडिटर्स से डिस्काउंट मिलता है। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे बिजनेस ने उधार में गुड्स परचेज किया, तो जिनसे उधार में परचेज किया उन्हें पैसा देना है। वे क्या करते हैं? जल्दी पैसा लेने के लिए हमें डिस्काउंट देते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज फ्रॉम क्रेडिटर्स।
सो डेटर्स से 9,000 का डिस्काउंट, डेटर्स को 9,000 का डिस्काउंट अलाउ किए हैं एंड क्रेडिटर्स से 7,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। डेटर्स को 9,000 का डिस्काउंट अलाउ किए हैं, क्रेडिटर्स से 7,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% पर annum। फर्नीचर का डेप्रिसिएशन का रेट कितना है? 10% पर annum। And a provision for doubtful debt is to be created for 3,300। Prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2020। अपने को for the year ended 31st December 2020 एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है एंड इसके साथ साथ अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, यानी बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020 प्रिपेयर करना है। देखो, जब भी सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा तो अपने एक नहीं दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। जब भी सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा तो हम एक नहीं दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एक बैलेंस शीट वो है जो प्रिपेयर करने के लिए बोला है, कौन सा? बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020, यानी क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। और दूसरा बैलेंस शीट अपने खुद के मर्जी से प्रिपेयर करेंगे, दैट इज बैलेंस शीट एज ऑन 1st January 2020, दैट इज ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। तो अपने को दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना ही है, एक क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, दूसरा ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। आई बात समझ में? एक ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, दूसरा क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। ठीक है, राइट। तो अपने को बैलेंस शीट प्रिपेयर दो ठो करना है। सर ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट क्यों प्रिपेयर करना है? ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट इसलिए प्रिपेयर करना है, जब आप प्रिपेयर करोगे ना तो ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। सर ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा? यस, ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा। लाइबिलिटीज के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, लाइबिलिटीज के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल का होगा। सर आप इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा एंड लाइबिलिटीज के साइड में ही एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का होगा? अरे भैया खुद ही समझो, खुद ही समझो, पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया, पूरा क्वेश्चन को पढ़ लिया, कहीं पर भी कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है? आंसर इज नो, कहीं पर भी कैपिटल का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। और बिना कैपिटल के क्या बिजनेस किया जा सकता है? आंसर इज नो, बिना कैपिटल के बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो व्हाट इज द कैपिटल इन द बिजनेस, ये निकालने के लिए अपने क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस शीट का सारा असेट्स और लाइबिलिटीज लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, दोनों साइड का टोटल मैच नहीं करेगा। लाइबिलिटीज के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और वो बैलेंसिंग कैपिटल का होगा, दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। फिर अपने क्या करेंगे? इस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल को क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे, जो कि अपने को बनाने के लिए बोला ही है। अपने को तो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2020 प्रिपेयर करने के लिए बोला ही है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ले जाएंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे एंड ड्रॉइंग्स को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस को अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे, उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स को लेस करेंगे करके जो अमाउंट आएगा दैट इज क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो इसलिए अपने को दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। यानी समझ के रखो कि सिंगल एंट्री का टिपिकल क्वेश्चन आया है तो अपने को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे ओपनिंग डेट्स एंड क्लोजिंग डेट्स के कुछ लेजर अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए रहेंगे एंड उनके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा
और क्वेश्चन बोलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो, तो आपने को एक नहीं दो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है एंड क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। यानी सिंगल एंट्री के किसी भी टिपिकल क्वेश्चन में अपने को तीन चीज प्रिपेयर करना ही करना है। दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट। ये तीन चीज प्रिपेयर करना ही है, राइट। आपने क्या करेंगे, ये तीनों चीज को साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। अपने क्या करेंगे, कॉपी को खोलेंगे, कॉपी में दो आमने सामने पेज लेंगे, टू पेजेस फेसिंग ईच अदर, टू ब्लैंक पेजेस फेसिंग ईच अदर। एग्जाम में भी यही ट्रिक अप्लाई करना है। बिकॉज क्या होता है ना, अगर अपने आगे पीछे में करेंगे ना, आगे पीछे पेज का आगे पीछे में करेंगे तो पेज को पलटने में टाइम वेस्ट होता है और फिगर्स ऊपर नीचे हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि दो आसपास पेजेस को लो, अगल बगल पेजेस को लो, टेक टू ब्लैंक पेजेस आसपास। जो पेज लेफ्ट हैंड साइड है उसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, और जो पेज राइट हैंड साइड में है उसमें दोनों बैलेंस शीट बनाओ। ऊपर में क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट ऑक्यूपाइंग 60% ऑफ द स्पेस, नीचे में ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट ऑक्यूपाइंग 40% ऑफ द स्पेस। और लेफ्ट हैंड साइड पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर का 40% स्पेस ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, नीचे का 60% स्पेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। तो इस तरीके से अपने को ये तीन चीज, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट, क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, ये तीन चीज साथ साथ प्रिपेयर करना है। फिर आगे सम के लिए अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या, जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया हुआ है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, यानी जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया हुआ है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट सॉल्यूशन बोले तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दोनों डेट्स का बैलेंस शीट में दो जगह जाएगा। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे जो दिया हुआ है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन का हर एक आइटम का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो जगह जाएगा, दो जगह जाएगा, राइट। बिकॉज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, एंट्री कंप्लीटली पास नहीं हुआ, एंट्री पास करना है। एंट्री पास करने के लिए अच्छा सिस्टम यूज करना है। जो सिस्टम यूज करते हैं, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं अकाउंटिंग में, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट डबल जगह जाना चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में है, वो वाला इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सॉल्यूशन में एक ही जगह जाएगा। पहले अपने क्या करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो जगह देंगे। देने के बाद अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स दिया हुआ है उसका इफेक्ट एक ही बार देंगे। सर रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट के आइटम्स का इफेक्ट एक ही बार क्यों जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी वो रिसीट एंड पेमेंट में एक बार आ चुका है, तो उसका दूसरा इफेक्ट देना बाकी है। ऑलरेडी वो एक बार रिसीट एंड पेमेंट यानी कैश अकाउंट में आ चुका है, तो उसका दूसरा इफेक्ट, एंट्री का जो दूसरा इफेक्ट है वो देना बाकी है। तो बाकी बचा एक इफेक्ट। एक इफेक्ट रिसीट एंड पेमेंट में आ चुका है और दूसरा इफेक्ट देना बाकी है। तो दो जो दूसरा इफेक्ट देना बाकी है, जो दूसरा इफेक्ट देना बचा हुआ है उसको देंगे अपने। यानी बाकी जो बचा एक इफेक्ट है वो अपने देंगे। सो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स है उसका इफेक्ट सॉल्यूशन में एक ही बार जाएगा। तो इस तरीके से अपने को सिंगल एंट्री के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। नंबर वन, सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में अपने को तीन चीज हमेशा प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा। वन इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट, तीसरा ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट। नंबर टू, ये तीन चीज अपने साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, राइट। कॉपी के दो आमने सामने पेजेस में ये तीन चीज प्रिपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड का पेज में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड राइट हैंड साइड के पेज में दोनों बैलेंस शीट। तीसरा, सबसे पहले अपने एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया हुआ है उसका इफेक्ट देंगे सॉल्यूशन में दो जगह। चौथा, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसका इफेक्ट एक ही जगह जाएगा,
एक ही बार आएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। करने के बाद सारा आइटम दे दिया, ठीक है, फिर कैसे क्या करना है वो अपने सम करते करते समझेंगे। एक बार एक बेसिक आइडिया लग गया, चलो शुरू करते हैं। पहले अपने को क्या करना है, फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। मिस्टर डी के बुक्स में। फॉर्मेट प्रिपेयर करूं, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर डी। ठीक है, ये अपने क्या करेंगे, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज में प्रिपेयर करेंगे, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में प्रिपेयर करेंगे। ऊपर का जो 40% स्पेस है वो ट्रेडिंग के लिए यूज होगा, नीचे नीचे का जो 60% स्पेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए यूज होगा। फिर अपने क्या करेंगे, ठीक बगल वाले पेज में, यानी कि जो राइट हैंड साइड पेज है उसमें दो डेट्स का बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ऊपर का जो 60% स्पेस है उसमें क्लोजिंग डेट का बैलेंस शीट पहले प्रिपेयर होगा, और नीचे का जो 40% स्पेस है उसमें ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। नीचे में बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2020। इस तरीके से अपने फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। और सिंगल एंट्री का क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जरूरत पड़ने पर कोई कोई आइटम्स का अपने लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। जरूरत पड़ने पर कोई कोई आइटम्स का अपने लेजर अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। ठीक है,
वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मतलब थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि कौन से आइटम का लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना जरूरी है, क्यों प्रिपेयर करते हैं, क्या रीजन है। ये चीज हमको सॉल्व करते करते समझ में आएगा। राइट। सो फॉर्मेट के साथ सभी जन रेडी है? रेडी है? यस, नो? यस सर। ओके। सर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट भी होगा क्या? ओ नहीं नहीं नहीं, वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया ना, सॉरी, मेरा मिस्टेक है। सॉरी सॉरी, एकदम भी नहीं होता है। अच्छा, वो आपने टोक दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ओके सर। ठीक है। वो मैंने फॉर्मेट को वहां से कॉपी पेस्ट किया था ना, तो वो रह गया, उसको हटाना मैं भूल गया। बैलेंस ओके शीट में सर। कभी डेबिट क्रेडिट नहीं होता। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका ट्रीटमेंट सॉल्यूशन में दो जगह देंगे। ठीक है। सन एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया हुआ है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एक टेबल दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग डेट्स और क्लोजिंग डेट्स का बैलेंसेस है। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। जो ओपनिंग बैलेंस है, सुनो, जो ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। फिर अपने को क्या करना है, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है, टी शेप में एकदम रफली, टी शेप में एकदम रफली, बिकॉज दिस आर पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। टी शेप में एकदम रफली सन्ड्री डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करना है। सन्ड्री डेटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड में ओपनिंग बैलेंस, नीचे में क्रेडिट के साइड में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। तो इस तरीके से सन्ड्री डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सोल्यूशन में दो जगह आ जाएगा, एक बार बैलेंस शीट में, दूसरी बार सन्ड्री डेटर्स के टी शेप के लेजर अकाउंट में। टी शेप भी, वो जो लेजर अकाउंट है ना टी शेप का, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द solution because it is a working note. So सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग डेटर्स का लेजर बैलेंस, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,45,000। then closing balance 1,66,000। फिर डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करो, टी शेप में प्रिपेयर करना है। टू बैलेंस पी बाई डी डेबिट के साइड में ओपनिंग बैलेंस, पाई बैलेंस सी बाई डी क्रेडिट के साइड में क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस एक्सक्यूज के, मी सर। यस बोलो। सर मैं बोल रहा था कि डेटर्स का तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया हुआ है, तो हम लोग अकाउंट क्यों बना रहे डेटर्स का? यस, अपने डेटर्स का अकाउंट इसलिए बना रहे हैं ताकि डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करने से हमें क्रेडिट सेल्स का फिगर पता चल जाए। हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, हमें यस रिसीट सर। एंड पेमेंट अकाउंट में कैश सेल्स का इंफॉर्मेशन मालूम है, और नीचे में डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है। डेटर्स के बैलेंस का मौजूद होना मतलब क्रेडिट सेल्स होना।
अगर डेटर्स बैलेंस है इसका मतलब जरूर क्रेडिट सेल्स हुआ है, बट क्रेडिट सेल्स का फिगर कहीं पर भी पता नहीं था। तो क्रेडिट सेल्स का फिगर पता करने के लिए अपने डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। उसमें डेटर्स ओके अकाउंट सर। रिलेटेड जितने भी सारे आइटम्स हैं उनको डालोगे, फिर देखोगे एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। दैट बैलेंसिंग फिगर इज द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल्स। इसी रीजन की वजह से अपने क्रेडिटर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट अपने क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्रेडिट परचेजेस का फिगर निकालने के लिए। ऊपर के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कैश परचेजेस का फिगर मालूम है, बट नीचे में क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। सो क्रेडिटर्स का बैलेंस मौजूद होना मतलब क्या? क्रेडिट परचेजेस होना। तो क्रेडिट परचेजेस कितना का है वो क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है, तो उसको निकालने के लिए अपने क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ताकि क्रेडिटर्स अकाउंट में से एक बैलेंसिंग फिगर निकले जो कि क्रेडिट परचेजेस का होगा। उसमें अपने क्रेडिटर्स अकाउंट रिलेटेड सारे एंट्रीज को डालेंगे। डालने के बाद अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। दैट इज द फिगर फॉर क्रेडिट परचेजेस। क्लियर? ओके। सो देखो, डेटर्स का जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है उसका इफेक्ट दो जगह आ गया। मतलब सोल्यूशन में दो जगह आना चाहिए, कहीं पर भी आए। सोल्यूशन में दो जगह आना चाहिए, कहीं पर भी आए। ये लॉजिक है। नेक्स्ट अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसका भी वही ट्रीटमेंट करेंगे जैसा डेटर्स के लिए किया था। सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितना है? 2,90,000, 2,90,000। और क्रेडिटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना है? 2,23,000। फिर अपने क्या करेंगे? एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे जिसमें क्रेडिटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। तो इस तरीके से क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है उसका भी दो जगह इफेक्ट आ गया। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस अपने कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट के साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट के साइड में। 2,90,000, 2,23,000। डन। ओके। नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस 48,000 है, क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं है। पता चल जाएगा, क्या दिक्कत का बात है? राइट। सो फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपने कहाँ लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में। ओपनिंग बैलेंस का असेट का साइड का बैलेंस कितना है? सॉरी, फर्नीचर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो अपने ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 48,000, 48,000। फिर अपने क्या करेंगे? ये जो 48,000 का ओपनिंग बैलेंस है इसका दो जगह इफेक्ट आना चाहिए। तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा? अपने एक फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट के साइड में उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस P/D।
कितना? 48,000। क्लोजिंग बैलेंस तो पता नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आप लोग क्या करोगे, ये सेशन अभी कुछ सेकंड्स में एक्सपायर हो जाएगा, तो आपको री लॉग इन करना है सेम लिंक को यूज करके। जो लिंक को यूज करके आपने लॉग इन किया था पहली बार, अभी वही सेम लिंक को यूज करके री लॉग इन करना है। जब तक मैं टाटा बाय बाय ना बोल दूं तब तक क्लास कंटिन्यू रहेगा। मैं टाटा बाय बाय बोलूंगा, सी ऑफ करूंगा, तब क्लास खत्म होगा, तब तक री लॉग इन करते रहना है सेशन एक्सपायर होने पर। ठीक है। देन कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? स्टॉक। स्टॉक स्टॉक का बैलेंस के साथ अपने क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है? 57,000। क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है? 70,000। तो ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में 57,000, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्लोजिंग। तो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट के साइड में। ये एक इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में। सो इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में टू ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट के साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो 57,000 एंड 70,000 लिखना है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 57,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस 70,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एंड देन ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में टू ओपनिंग स्टॉक 57,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक 70,000। लिखा? लिख लिया। देन इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड 50,000 एंड 50,000। तो ओपनिंग डेट में भी 50,000, क्लोजिंग डेट में भी 50,000, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में 50,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में 50,000। ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट में 50,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट में 50,000 लिखेंगे अपने। यानी ना इन्वेस्टमेंट परचेज हुआ है, ना इन्वेस्टमेंट कोई नया परचेज हुआ है, ना कोई इन्वेस्टमेंट सेल हुआ है। 50,000 था, 50,000 है। तो 50,000 पर 10% कितना होता है? 5,000 का इंटरेस्ट, और 5,000 का इंटरेस्ट मिल चुका है, तो हिसाब किताब बराबर है। ठीक है। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट कब करोगे सर? इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आएंगे ना, तब करेंगे। अभी क्या करना है सर? सिर्फ ओपनिंग डेट, सिर्फ ओपनिंग डेट के बैलेंस शीट और क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट लिख देना है 50,000। ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, टेबल का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना, वो सारे फिगर्स का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो जगह चला गया। चाहे किधर भी गया हो, दो जगह जाना चाहिए। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का जो टेबल है, उसके सारे आइटम्स का इफेक्ट सॉल्यूशन में दो जगह चला गया, चाहे वो किसी भी जगह गया हो। फिर टेबल के नीचे का इंफॉर्मेशन देखते हैं। डेटर्स को कितना डिस्काउंट अलाउ किया? 9,000। क्रेडिटर से कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ? 7,000। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 9,000। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 9,000।
डिस्काउंट अलाउड के लिए क्या एंट्री पास होता है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करते हैं टू डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं। डेटर्स का बैलेंस को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट करते हैं तो डेटर्स के क्रेडिट के साइड में बाय डिस्काउंट अलाउड कितना? 9,000। 9,000। अभी डिस्काउंट अलाउड क्या है? एक्सपेंस है तो सारे एक्सपेंसेस किधर जाते हैं? ट्रेडिंग पीएल के डेबिट के साइड में। डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा? ट्रेडिंग में या पीएल में? पीएल में। तो ट्रेडिंग अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए ऊपर में थोड़ा स्पेस छोड़ दो, फिर नीचे की तरफ पीएल के साइड में टू डिस्काउंट अलाउड लिखो। कितना? 9,000। टू डिस्काउंट अलाउड 9,000। तो देखो 9,000 का भी दो जगह इफेक्ट आ गया। डिस्काउंट अलाउड का भी दो जगह इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 7,000। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? 7,000 क्रेडिटर से मिला है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है? इनकम होता है तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, और क्रेडिटर्स को डेबिट इसलिए करें बिकॉज क्रेडिटर्स का बैलेंस को डिक्रीज करना है। तो क्रेडिटर्स के डेबिट के साइड में टू डिस्काउंट रिसीव्ड 7,000। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इट इज एन इनकम, और इनकम कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 7,000। तो देखो 7,000 का भी दो जगह इफेक्ट आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है? फर्नीचर इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 10% per annum. Furniture is to be depreciated at the rate of 10% per annum. डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले अपने को फर्नीचर अकाउंट में नया जो फर्नीचर परचेज किए हैं उसको लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज नया पुराना दोनों टाइप के फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले अपने को फर्नीचर अकाउंट में जो नया फर्नीचर परचेज किए थे उसको लेकर आना पड़ेगा, बिकॉज नया पुराना दोनों फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जो नया फर्नीचर है वो कितने का है? 12,000 का है। कब परचेज किया? 1 सितंबर 2020 को परचेज किया। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2020 को हो रहा है। यानी जो नया फर्नीचर परचेज किए वो इस साल कितने महीने के लिए यूज किए? 4 महीने के लिए यूज किए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो नया जो फर्नीचर है 12,000, उस पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन, और पुराना जो फर्नीचर है 48,000 का, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। पुराना जो फर्नीचर है 48,000 का, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले नया फर्नीचर को फर्नीचर अकाउंट में लेकर आएंगे। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट के साइड में टू बैंक परचेज 12,000। फिर अपने क्या करेंगे? अच्छा, ये जो 12,000 का फिगर है, ध्यान से सुनेंगे, ये जो 12,000 का फिगर है ये आप कहां से उठाए हो? रिसीट एंड पेमेंट से उठाए हो। और मैंने क्या बोला? रिसीट एंड पेमेंट से अपने जो भी फिगर लेते हैं उसका सोल्यूशन में एक ही जगह इफेक्ट आता है, चाहे वो किस भी जगह हो। तो रिसीट एंड पेमेंट से 12,000 लिए हैं तो 12,000 का इफेक्ट एक ही जगह जाएगा, एक ही जगह जाएगा,
चाहे वो किस भी जगह हो। तो फर्नीचर अकाउंट की डेबिट के साइड में गया, बिकॉज फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक। तो वो एक ही बार जाएगा ना, बिकॉज टू बैंक तो हो चुका है ना। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपने बाय फर्नीचर लिख चुके हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट के साइड में, पेमेंट के साइड में बाय फर्नीचर लिख चुके हैं। तो इसका एक इफेक्ट आ चुका है, तो दूसरा इफेक्ट देना बाकी है, तो इसलिए एक ही जगह इफेक्ट आएगा। फिर अपने क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन से फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 48,000 पर कितना परसेंट है डेप्रिसिएशन का, 10% है। 48,000 पर 10%, 48,000 पर 10% प्लस 12,000 पर 10% इंटू 4/12, ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। 12,000 का जो नया फर्नीचर है उस पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन। फिफ्टी टू हंड्रेड, 5,200। अब डेप्रिसिएशन का जो बात है, वो बात कहाँ लिखी हुई थी, रिसीट एंड पेमेंट के नीचे लिखी हुई थी, यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन में थी। सो डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट है वो सोल्यूशन में दो जगह जाएगा, चाहे किस भी जगह जाए। तो डेप्रिसिएशन 5,200 एक फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में गया बाय डेप्रिसिएशन, दूसरा पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5,200। क्लियर। नेक्स्ट, तो डेप्रिसिएशन हो गया, उसका दो इफेक्ट भी देना हो गया। उसके बाद लास्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट is to be created for 3,300. Provision for doubtful debt is to be created for 3,300, यानी प्रोविजन 3,300 का क्रिएट करना है। तो प्रोविजन का अमाउंट अपने क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करते हैं। बट बैलेंस शीट में तो ऑलरेडी अपने डेटर्स का फिगर लिख चुके हैं, तो उसको काट कर नीचे की तरफ लिखो, उसको काट कर डेटर्स में तो, क्लोजिंग बैलेंस शीट में तो डेटर्स का फिगर ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, बट अपने को डेटर्स में से तो प्रोविजन का अमाउंट माइनस करना होता है। तो प्रोविजन का अमाउंट माइनस करने के लिए जगह नहीं है, तो ऊपर में जो डेटर्स 1,66,000 लिखे हैं उसको वहां से हटाओ, काटो, काट कर नीचे में लिखो, इनर कॉलम में लिखना 1,66,000, इनर कॉलम में लिखना 1,66,000, इनर कॉलम में लिखना 1,66,000। फिर नीचे में लेस करना, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 3,300। तो आउटर कॉलम में 1,62,700 आ जाएगा, 1,62,700 आ जाएगा, आउटर कॉलम में 1,62,700 आ जाएगा। आई बात समझ में। इसका इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, डेटर्स अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज अ सेपरेट अकाउंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेटर्स अकाउंट। ये एक्चुअल बैड डेट थोड़ी ना है, ये तो होने वाला बैड डेट के लिए अपने अलग से प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं।
ये होने वाला बैड डेट है, हो सकने वाला बैड डेट है, हुआ नहीं है, तो इसका इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में नहीं आता। सिंपली अपने क्या करते हैं, बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस करके दिखाते हैं इसको, प्रोविजन अकाउंट को, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अपने बैलेंस शीट में डेटर्स से माइनस करके दिखाते हैं। राइट, सो डेटर्स से माइनस करके दिखाया। फिर ये जो प्रोविजन का अमाउंट है 3,300, ये कहां से निकालोगे? प्रोविजन मतलब क्या? प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना फ्यूचर लॉसेस के लिए। फ्यूचर में बैड डेट का लॉस हो सकता है, इसलिए अपने क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट में से 3,300 का अमाउंट को सेट असाइड कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो बैड डेट का लॉस होगा वो उससे भरपाई कर पाए। ठीक है, राइट। प्रोविजन मतलब क्या? प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना फ्यूचर के लॉसेस के लिए। तो फ्यूचर में बैड डेट्स हो सकता है ना, तो अपने उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, 3,300 प्रॉफिट में से अलग निकाल रहे हैं। प्रॉफिट में एक्सक्यूज से, मी सर, हाँ, सर मैं बोल रहा था कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को डेटर से लेस नहीं करके अगर लायबिलिटी साइड में लिखा दे तो? नहीं नहीं नहीं, वैसा रॉन्ग प्रेजेंटेशन है वो। ओके सर। ठीक है, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट को प्रॉफिट में से निकालने के लिए अपने उसको डेबिट के साइड में लिखेंगे 3,300। तो देखो 3,300 का भी इफेक्ट सोल्यूशन में दो जगह गया। एक, 3,300 को अपने डेटर से माइनस करके दिखाए। दूसरा, ये 3,300 प्रोविजन है, तो प्रोविजन के लिए पैसा अलग करना है, प्रॉफिट में से निकालना है, तो प्रॉफिट में से निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट की साइड में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को लिखें। तो इस तरीके से हुआ यूं कि जितना भी सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है उन सबका दो जगह इफेक्ट देना हो गया। जितना भी सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, बोले तो जो भी इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के नीचे दिया हुआ है, उसका सोल्यूशन में दो जगह इफेक्ट देना हो गया। अब अपने क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी आइटम्स है उसका सोल्यूशन में एक जगह इफेक्ट देंगे। बिकॉज अगर अपने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करें तो ऑलरेडी रिसीट एंड पेमेंट में जो आइटम्स है उनका एक इफेक्ट तो हो ही चुका है, कैश अकाउंट में वो डेबिट या क्रेडिट तो हो ही चुके हैं। तो उनका जो दूसरा इफेक्ट है, बाकी जो एक इफेक्ट है, वो देना बाकी है। तो इसलिए इन सारे आइटम्स का जो रिसीट एंड पेमेंट में है, उनका एक ही इफेक्ट जाता है सोल्यूशन में, चाहे वो किस भी जगह हो। तो रिसीट साइड में सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, ये कहां जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कितना अमाउंट है? 3,600 कैश इन हैंड है। कैश एट बैंक कितना है? 62,000। सिर्फ एक जगह जाएगा, बस एक ही जगह जाएगा, दैट इज इट। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,20,000, यानी डेटर से 2,20,000 मिला है। डेटर से 2,20,000 मिला है। डेटर से जब पैसा मिलता है तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट के साइड में अपने लिखते हैं बाई बैंक कलेक्शन 2,20,000, बाई बैंक डैश देकर कलेक्शन 2,20,000। सिर्फ एक ही जगह जाएगा। हाँ, डेटर से पैसा मिलेगा तो डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई बैंक डैश देकर कलेक्शन। देन नेक्स्ट कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? कैश सेल्स कितना है? 70,000 का है। 70,000 का है कैश सेल्स, यानी पैसे देकर, पैसे लेकर सेल किया है, पैसे लेकर सेल किया है। तो इसको अपने क्या करेंगे, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश सेल्स
इनर कॉलम में लिखना 70,000। कैश सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई सेल्स डैश देकर नीचे में कैश सेल्स इनर कॉलम में 70,000। सर इनर कॉलम में क्यों लिखवाया? बिकॉज कैश सेल्स के साथ अपने ऐड करेंगे क्रेडिट सेल्स, तब जाकर टोटल सेल्स निकलेगा। तो टोटल सेल्स का फिगर आउटर कॉलम में आएगा। क्रेडिट सेल्स का फिगर कहां से मिलेगा? अरे क्रेडिट सेल्स का फिगर निकालने के लिए तो अपने डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। डेटर्स अकाउंट को जब बैलेंस करेंगे ना तो एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो फिगर आएगा वही क्रेडिट सेल्स का फिगर है। आई बात समझ में? ओके। नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 60,000। नया फ्रेश कैपिटल 60,000 का है। ये करंट ईयर में हुआ है, ये करंट ईयर में हुआ है। 60,000 का फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। करंट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है ना, तो करंट ईयर का जो बैलेंस शीट है, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आओ, लाइबिलिटीज के साइड में कैपिटल लिखूं, कैपिटल के नीचे ओपनिंग बैलेंस लिखूं। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कहां से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। इसलिए तो अपने ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्वेश्चन अपने को ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोला था, फिर भी अपने बना रहे, बिकॉज वो हमारी जरूरत है। क्वेश्चन में कहीं पर भी कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ नहीं है कि कैपिटल कितना लगाया प्रोप्राइटर ने, और बिना कैपिटल के तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो कैपिटल का फिगर निकालने के लिए अपने ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट जब पूरा प्रिपेयर कर लेंगे, बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा, बैलेंस शीट में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, लाइबिलिटीज के साइड में वही कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको अपने ओपनिंग कैपिटल बैलेंस से लिखेंगे। फिर इसके नीचे अपने क्या करेंगे? एड फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कितना हो गया? 60,000। ठीक है, एक ही जगह इफेक्ट आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000। नेक्स्ट क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 5,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम है ना, तो वो पीएल के क्रेडिट के साइड में आएगा, एक ही जगह आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। $5,000 पीएल के क्रेडिट साइड में। तो देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसीट साइड का भी सारा इंफॉर्मेशन एक बार लेना हो गया। अब पेमेंट साइड में आते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2,30,000। क्रेडिटर्स को पे किए 2,30,000, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड में आएगा टू बैंक डैश पेमेंट, कितना? 2,30,000, एक ही जगह जाएगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फर्नीचर, इसका इफेक्ट लेना हो गया, इसका इफेक्ट लेना हो गया। नेक्स्ट क्या है? सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स। सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स, ये कहां जाएगा? पीएल के डेबिट में। सारे एक्सपेंसेस है ना, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड रेट्स। $28,000, $8,000 and $15,000। 28,000, 8,000 and 15,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? देखो, ड्राइंग्स दिया हुआ है 36,000 का।
ड्रॉइंग्स दिया हुआ है 36,000 का, ड्रॉइंग्स को अपने क्या करेंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में कैपिटल से लेस करेंगे, लेस ड्रॉइंग्स, कितना अमाउंट, 36,000, ड्रॉइंग्स को लेस किया, एक ही जगह इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैश परचेजेस, कैश परचेजेस यानी कैश देकर गुड्स परचेज किए, 47,000, ये कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में। टू परचेजेस लिखेंगे, नीचे में डैश देकर कैश परचेजेस, इनर कॉलम में 47,000। सर इनर कॉलम में क्यों लिखवाया, बिकॉज इसके नीचे क्रेडिट परचेजेस लिखोगे, क्रेडिट परचेजेस लिखोगे, क्रेडिट परचेजेस लिखकर आउटर कॉलम में टोटल परचेजेस लिखोगे, राइट। क्रेडिट परचेजेस कहां से मिलेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट से मिलेगा, क्रेडिटर्स अकाउंट इसीलिए तो बना रहे अपने, है कि नहीं। देन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट के साइड में लास्ट इंफॉर्मेशन क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। $1,600 and $43,000, 1,600 and 43,000, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे, 1,600 and 43,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखा है इसको, यस और नो। चलो नेक्स्ट, देखो इस तरीके से क्या हो रहा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का भी सारा इंफॉर्मेशन लेना हो गया, सारा इंफॉर्मेशन लेना हो गया। तो क्वेश्चन का सारा इंफॉर्मेशन को हम लोगों ने यूज कर लिया, और एक क्वेश्चन कब आया था, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में इन 2017, तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब सारा इंफॉर्मेशन को यूज करने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी डू, नेक्स्ट स्टेप इज अपने क्या करेंगे, टी शेप में जो लेजर अकाउंट ओपन करके रखे हुए, टी शेप में जो लेजर अकाउंट ओपन करके रखे हुए, उन सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। सबसे पहले डेटर्स के लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, डेटर्स के लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, डेबिट के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, डेटर्स को डेबिट कब करते हैं, जब उन्हें हम सेल करते हैं, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर निकला है दैट इज द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल्स, ठीक है। तो लिखो टू सेल्स, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है, 2,50,000, 2,50,000। फिर 2,50,000 को अपने क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाई सेल्स, कैश सेल्स के नीचे क्रेडिट सेल्स 2,50,000 इनर कॉलम में, फिर टोटल करके आउटर कॉलम में टोटल सेल्स का फिगर डालोगे, 3,20,000, 3,20,000, यस और नो, ओके। देन नेक्स्ट किसका पारी है, क्रेडिटर्स का पारी है, क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट को बैलेंस करके कौन सा फिगर निकल रहा है, क्रेडिट के साइड में कितना अमाउंट निकल रहा है, 1,70,000, ये 1,70,000 क्या है, इट इज परचेजेस, बिकॉज क्रेडिटर्स को अपने
क्रेडिट कब करते हैं? जब उनसे परचेजेस करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्रेडिट कब करते हैं? जब उनसे परचेजेस करते हैं। सो ये जो 1,70,000 का फिगर निकला है, दैट इज क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस को अपने क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में टू परचेजेस के नीचे, कैश परचेजेस के नीचे क्रेडिट परचेजेस लिखेंगे। कितना आ रहा था? 1,70,000। फिर अपने क्या करेंगे? कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस का टोटल करेंगे, टोटल परचेजेस निकालेंगे। टोटल परचेजेस कितना है? 2,17,000। क्रेडिटर्स अकाउंट खत्म। फिर लास्ट में बचा क्या? टी शेप में और कौन सा अकाउंट बचा है? दैट इज फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं था, अब पता चल जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे अपने। क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखना है? फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखना है। कितना? 54,800। कितना? 54,800। 54,800। ठीक है। टी शेप में जितना भी लेजर अकाउंट खुला हुआ था, उन सबको अपने बैलेंस करके एक ना एक बैलेंसिंग फिगर निकाल ही लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करके कौन सा अमाउंट निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? निकालो। 1,16,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बेटा। टू ग्रॉस प्रॉफिट C/D। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट को अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉट डाउन कर देंगे। कितना आ रहा है? 1,16,000। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करके क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट निकालो। नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 59,500। नेट प्रॉफिट को अपने क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देंगे। ट्रांसफर टू कैपिटल 59,500। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर देंगे 59,500। ऐड नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐड नेट प्रॉफिट 59,500। अब ट्रेडिंग पीएल कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओपनिंग डेट का बैलेंस को, ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट को बैलेंस करते हैं। ओपनिंग डेट का बैलेंस शीट अपने प्रिपेयर क्यों कर रहे थे? कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए। वो कैसे निकलेगा? लाइबिलिटीज के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा। लाइबिलिटीज के साइड में एक बैलेंसिंग फिगर आएगा, वही ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल का फिगर होगा, यानी ओपनिंग कैपिटल बैलेंस होगा। बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है। कितना आ रहा है?
75,600, 75,600 को फिर अपने क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड कर देंगे, जहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखा था ना, वहीं पर जो जगह आपने बनाए थे। देखो, इस तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट भी कंप्लीट। लास्ट स्टेप क्या बचा, क्लोजिंग बैलेंस शीट को दोनों साइड का टोटल कर लो, क्लोजिंग बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल कर लो और टोटल को मैच कर लो। टोटल कितना आ रहा है, 3,82,100। टोटल मैच कर गया, अपना बैलेंस शीट कंप्लीट। तो इस तरीके से अपने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, इतना टाइम लगता है? अरे भैया, मैं आपको समझा समझा कर करवा रहा था ना, हर एक चीज, हर एक आइटम, हर एक कंसेप्ट को समझा समझा के करा रहा था। सबसे पहले तो मैंने स्टार्टिंग में आपको अप्रोच बताया, उसी में 15-20 मिनट लग गया। फिर उसके बाद सॉल्व कर रहा हूं, तो समझा समझा कर रहा हूँ, एक एक आइटम का कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तो उसमें तो टाइम लगेगा ना। जब खुद से ये सम को करोगे तो हार्डली इट शुड टेक 25 मिनट्स का टाइम। सिंगल एंट्री से 10 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, जिसको अपने 20 से 25 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में टेस्ट होता है। अपने क्या करते हैं, क्लास में हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हर एक चैप्टर में से एग्जाम में जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है सीबीसीएस पैटर्न का, आपका कौन सा पैटर्न है, सीबीसीएस पैटर्न, नया पैटर्न। तो हर एक चैप्टर को सॉल्व करेंगे, हर एक चैप्टर से जितना भी एग्जाम क्वेश्चंस आया है सीबीसीएस पैटर्न वाला, नया पैटर्न वाला, तो वो सारा क्वेश्चंस को लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। कोई भी एज सच चैप्टर छूटेगा नहीं, कोई भी सम छूटेगा नहीं, सब कुछ अपने कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बोला भी है कि अपना हर क्लास रिकॉर्ड होता है, और हर क्लास का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप वो रिकॉर्डिंग्स फ्यूचर में रिवीजन पर्पस के लिए यूज कर सको। और मैं जो क्लास में करवाऊं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू स्कोर वेल इन द एग्जाम। और इसका मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसका सबूत कल जो टैक्सेशन 2 का एग्जाम हुआ था, सेमेस्टर 5 टैक्सेशन 2 का जो एग्जाम हुआ था, आपने मेरा व्हाट्सएप में स्टेटस देखा ही होगा। 100% पेपर मैच करता है। जो भी क्लास में करवाऊं ना, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, दैट इज द एंटायर यूनिवर्स जिसमें से क्वेश्चन सेट होता है। उसके बियॉन्ड क्वेश्चंस आ ही नहीं सकता एग्जाम में। जो क्लास में करवाऊं, दैट इज मच मच मोर देन सफिशिएंट। और मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसका सबूत भी मेरे पास है। व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा कल आपने मेरा, सेमेस्टर 5 टैक्सेशन 2 पेपर, 80/80 पेपर मैच्ड with all the questions done in the class। समझ में आया? राइट तो खाली क्लास को रेगुलरली अटेंड करो, दैट इज इट। बस उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब होगा, अपने नेक्स्ट वीक से, कमिंग वीक से क्लासेस का फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा देंगे। राइट, मोर नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक लेंगे, ताकि सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो पाए और आपके पास रिवीजन करने का टाइम बचे। तो नेक्स्ट वीक से अपने फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस ड्यूरिंग अ वीक को इंक्रीज कर देंगे, ताकि आप का सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो पाए और आपके पास रिवीजन करने का समय हो। उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मैं आज का क्लास का रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में थोड़ी देर में शेयर कर देता हूं। कोई भी डाउट वगैरह हो पूछ सकते हैं क्लास में, या फिर चैट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, कैसे भी पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं।
कोई भी अगर डाउट अराइज हुआ तो पूछ सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय। थैंक यू सर। वेलकम।